हेलो स्टूडेंट्स, हमने मेल जेनिटल ऑर्गन शुरू किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो उसमें हम सेमाइनल वेसाइकल के बारे में देखें, डक्टस डिफरेंस के बारे में देखें। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक अच्छा क्वेश्चन बनता है और क्लिनिकली इसमें BPH बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी जो है वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो आप इस डायग्राम में आइडेंटिकली समझेंगे तो ये जो मार्क किया हुआ है ये है इसका प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, कुछ पॉइंट समझते हैं। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक असेसरी ग्लैंड है, एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड नहीं है। कैसा है? असेसरी ग्लैंड है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये कैसा है? असेसरी ग्लैंड। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का असेसरी ग्लैंड आपको दिखाई देगा जो कि क्या है? प्रोस्टेट है। ठीक, क्यों ऐसा इसे असेसरी कहा? क्योंकि जब सीमेन बनेगा जिसमें सीमेन में स्पर्मेटोजोआ और सेमाइनल फ्लूइड, तो जब स्पर्मेटोजोआ जो इसका प्रोडक्शन जो होना है, स्पर्मेटोजेनेसिस होना है टेस्टिस के लेडिक सेल में, और फिर वो स्पर्मेटोजोआ ग्रोथ करेगा, एपिडाइमिस में उसका मैचुरेशन होगा, ग्रोथ होगा, फिर वास डिफरेंस से आगे बढ़ेगा, फिर इजेकुलेटेड डक्ट तक पहुंचेगा। तब उसमें सेमाइनल वेसाइकल अपना फ्लूइड रिलीज करेगा, उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड अपना फ्लूइड रिलीज करेगा, उसमें बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी अपना फ्लूइड रिलीज करेंगे। तो प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये रिलीज करते हैं, बनाएंगे फ्लूइड जिसे हम कहेंगे क्या? सेमाइनल फ्लूइड। ये सेमाइनल फ्लूइड जब स्पर्मेटोजोआ के साथ मिलेगा तो कहलाएगा सीमेन। ठीक है, तो इजेकुलेशन के समय सीमेन क्या होगा? रिलीज होगा। तो जो प्रोस्टेट है वो सेमाइनल फ्लूइड के बल्क पार्ट को क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। मतलब जो सेमाइनल फ्लूइड है उसका बड़ा हिस्सा किससे रिलीज होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होगा। क्लियर हो गया? तो इसके साथ साथ और कौन कौन है? सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब जब प्रोस्टेट ग्लैंड की कंसिस्टेंसी देखी जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड अपनी कंसिस्टेंसी में कैसा होता है? फर्म, कड़ा होगा। ठीक है, मजबूत होगा। क्यों होता है? क्योंकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स के ग्लैंडुलर सेल हैं, मान लीजिए इसके सेल, ये जो ग्लैंडुलर एलिमेंट है प्रोस्टेट के अंदर, जो ग्लैंडुलर एलिमेंट है वो एक मैट्रिक्स में, इसके अंदर का जो फ्लूइड है जो इसे बेस प्रोवाइड करेगा, तो इस मैट्रिक्स को कहा जाएगा स्ट्रोमा। तो वो जो स्ट्रोमा है वो फाइबर और मसल से बना हुआ होता है। स्ट्रोमा किससे बना होगा? फाइबर और मसल से बना हुआ होगा। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स के ग्लैंडुलर एलिमेंट हैं, मान लीजिए इसके ग्लैंडुलर एलिमेंट है जो फ्लूइड्स रिलीज करेंगे, ये जो ग्लैंडुलर एलिमेंट हैं वो प्रोस्टेट ग्लैंड के स्ट्रोमा में धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। और ये जो स्ट्रोमा है वो बना होता है फाइबर और मसल्स का बना हुआ होता है। तो जब फाइबर और मसल से बनी हुई स्ट्रोमा है तो फाइबर और मस्कुलर, फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा होगी, तो डेफिनेटली वो फर्म होगा और जिसमें ग्लैंडुलर एलिमेंट्स एम्बेडेड होते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कंसिस्टेंसी में कैसा है? फर्म है। क्लियर? ये हो गया इसका पॉइंट। फिर एक और पॉइंट देखते हैं इंट्रोडक्शन में कि जिस तरीके से मेल में स्पर्मेटोजोआ में सेमाइनल फ्लूइड रिलीज कर रहा है कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का ही बड़ा हिस्सा सेमाइनल फ्लूइड बनाता है। तो ऐसा ही फीमेल में कौन सा ग्लैंड है? इसका कहने का मतलब क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि फीमेल में प्रोस्टेट ग्लैंड को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो वो कहलाता है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किनी। पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किनी। तो क्वेश्चन बनता है पीजी में कि प्रोस्टेट ग्लैंड को फीमेल में कौन रिप्रेजेंट करता है? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किनी रिप्रेजेंट करती है। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। द प्रोस्टेट इज अ असेसरी ग्लैंड फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रोस्टेट टेक्स पार्ट द हाइएस्ट सिक्रेशन ऑफ द सेमाइनल फ्लूइड। सेकेंड पॉइंट, द प्रोस्टेट इज फर्म इन कंसिस्टेंसी। क्यों? बिकॉज the glandular elements of the prostate are embedded in the fibromuscular stroma. And the last one, in female prostate gland is represented by paraurethral gland of skinny. ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। पहला पॉइंट क्लियर। अब आते हैं इसका हम सेकेंड पॉइंट जो कहलाएगा उसका सिचुएशन। सिचुएशन तो देखा जाए कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एनाटॉमिकली कहाँ सिचुएटेड है? तो कहाँ सिचुएटेड होता है? लेजर पेल्विस। पेल्विस हमने पेल्विक बोन पढ़ा है, तो उसका ऊपर वाला हिस्सा ग्रेटर पेल्विस, नीचे वाला हिस्सा लेजर पेल्विस। तो जो
लेजर पेल्विस है वहाँ सिचुएटेड होगा आपका क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द लेजर पेल्विस। अब अगर दूसरे एनाटॉमिकल ऑर्गन्स के साथ उसकी तुलना की जाए, उसकी जगह बताई जाए तो कैसा है। दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर और ये उसका यूरिनरी ब्लैडर का नेक। तो यूरिनरी ब्लैडर के नेक के नीचे है, तो किसके नीचे है अगर देखूँ मैं, बिलो द नेक ऑफ यूबी, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के नेक के नीचे सिचुएटेड होगा आपका क्या, प्रोस्टेट। ओके, उसके बाद हमने प्यूबिक बोन देखा था इस तरीके से। दिस वन इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ पर जब जुड़ेगा, दोनों प्यूबिक बोन जुड़ेंगे, ये कहलाएगा प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये वाला हिस्सा इसका कहलाएगा, यहाँ पर हमने पढ़ा था प्यूबिक बोन के पास प्यूबिक आर्च। ठीक है, तो किसके नीचे है, यूरिनरी ब्लैडर के नेक के नीचे है। किसके पीछे है, देखिए प्यूबिक सिम्फाइसिस का लोअर बॉर्डर, प्यूबिक सिम्फाइसिस का लोअर बॉर्डर और प्यूबिक आर्च का अपर बॉर्डर। ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस का लोअर बॉर्डर या लोअर पार्ट और प्यूबिक आर्च का अपर पार्ट के पीछे सिचुएटेड होगा। इसके पीछे क्या है, प्रोस्टेट सिचुएटेड है। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया किसके पीछे सिचुएटेड है। किसके सामने सिचुएटेड है, किसके सामने सिचुएटेड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस वन इज रेक्टम। रेक्टम का ये वाला हिस्सा जो डायलेट हो गया ये कहलाता है एम्पुला। तो ये किसके सामने है, तो किसके सामने है, एम्पुला ऑफ रेक्टम। इसके सामने क्या है, मैं ऐसे कहूँ तो एम्पुला ऑफ रेक्टम। ये हो गया इसका एनाटॉमिकल पोजीशन। वापस एक बार रिकॉल करें, इट लाइज इन द लेजर पेल्विस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं, किसके पीछे है, तो ये किसके नीचे है, तो नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के नीचे है। किसके पीछे है, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस का लोअर पार्ट और प्यूबिक आर्च का अपर पार्ट इसके पीछे सिचुएटेड है। फिर एक पॉइंट देखते हैं किसके सामने है, तो इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द एम्पुला ऑफ रेक्टम। व्हाट इज एम्पुला ऑफ रेक्टम, रेक्टम का वो हिस्सा जो डायलेट हो जाएगा वो कहलाएगा उसका एम्पुला ऑफ रेक्टम। ये हो गई इसकी सिचुएशन। अब देखते हैं इसका डायमेंशन। तो अगर इसका शेप देखा जाए तो ये कैसा दिखाई देगा आपको, एक इन्वर्टेड कोन के जैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो जो प्रोस्टेट है उसका शेप कैसा होता है, एक इन्वर्टेड कोन के जैसा होगा। इसका डायमेंशन अगर आपको याद रखना है तो इसे आप 4-3-2 के निमोनिक से याद रखिएगा। जो 4 सेंटीमीटर है वो है उसका विड्थ, बेस के पास उसकी जो हाईएस्ट विड्थ होगी वो कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर है उसका लेंथ, तो जो वर्टिकली अगर इसका लेंथ देखा जाए तो वो होगा 3 सेंटीमीटर। और 2 सेंटीमीटर है उसका एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर, सामने से पीछे की तरफ एंट्रोपोस्टीरियरली डायमीटर जो होगा, यानी कि इसकी जो थिकनेस होगी वो होगी 2 सेंटीमीटर। तो 4, 3, 2। अगर आप उसको वेट याद कर रहे हैं तो 4 × 2 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 8 ग्राम। 8 ग्राम हो जाएगा इसका वेट। ठीक है, इसका शेप कैसा है, इन्वर्टेड कोन के जैसा, उल्टे कोन के जैसा दिखाई देता है। उसका 4-3-2 4-3-2 से याद रखिएगा। 4 सेंटीमीटर उसकी ट्रांसवर्सली विड्थ है, 3 सेंटीमीटर वर्टिकल हाइट है और 2 सेंटीमीटर एंट्रोपोस्टीरियरली डायमीटर या मैं कहूँ उसका थिकनेस है। और वेट अगर लें तो 4 × 2, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 ग्राम उसका वेट है। ठीक, अब आते हैं उसका एक्सटर्नल फीचर्स। तो एक्सटर्नल फीचर देखा जाए तो इसमें मिलेगा आपको अपेक्स जो नीचे की तरफ होगा डाउनवर्ड अपेक्स, बेस ये ऊपर की तरफ होगा अपवर्ड, फिर सरफेस इंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और इसमें 2 मिलेंगे इंफ्रोलेटरल सरफेस। ये 4 चीज़ें हमें पढ़नी है। तो जो ग्रॉस फीचर है उसमें देखा जाए तो क्या क्या मिलेगा, अपेक्स, तो इसका अपेक्स नीचे की तरफ होगा डाउनवर्ड, फिर मिलेगा बेस जो ऊपर की तरफ होगा अपवर्ड होगा, फिर इसमें 4 सरफेस मिलेंगे, इंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और इंफ्रोलेटरल सरफेस। ये हमें 4 चीज़ें दिखाई देंगी। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका एक एक पॉइंट को पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपेक्स के बारे में। तो एक आइडेंटिकल डायग्राम देखते हैं, कुछ इस तरीके से समझ जाते हैं। तो मान लिया जाए ये इसका अपेक्स है, अपेक्स। तो प्रोस्टेट का अपेक्स, तो पहला पॉइंट क्या होगा कि नीचे की तरफ है, तो अपेक्स इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड।
कैसा है, नीचे की तरफ है, तो अपेक्स कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। फिर ये जो अपेक्स है वो सराउंड करता है, किसी जंक्शन को सराउंड करेगा, एक जंक्शन को सराउंड करता है, घेर रहा है। देखिए किसका किसका जंक्शन है, तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें मिलेंगी। ये है प्रोस्टेट से आने वाली यूरेथ्रा जो कहलाएगी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, और दूसरा जो हिस्सा है वो पोस्टीरियर यूरेथ्रा का मेम्ब्रेनस पार्ट, पोस्टीरियर यूरेथ्रा का मेम्ब्रेनस पार्ट है। तो जो अपेक्स है वो सराउंड करता है एक जंक्शन को, किसके जंक्शन को, मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा ये कहलाएगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, और ये वाला हिस्सा जो क्या है मेम्ब्रेनस पार्ट है पोस्टीरियर यूरेथ्रा का। यूरेथ्रा हम पढ़ेंगे आपको और समझ में आएगा। तो अपेक्स कैसा है, डाउनवर्ड है। पहला तो हिस्सा देखा कि कैसा है, ये डाउनवर्ड है। दूसरा ये सराउंड करता है, किसको सराउंड करेगा, किसके जंक्शन को सराउंड करता है, कि जंक्शन को सराउंड करेगा किसका, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेट से आने वाली यूरेथ्रा, और मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ पोस्टीरियर यूरेथ्रा के जंक्शन को क्या करता है, ये सराउंड करता है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, अपेक्स। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ये हो गया आपके अपेक्स के बारे में। हमने क्या देखा अपेक्स में, कि जो अपेक्स है वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड नीचे की तरफ है, ये एक जंक्शन को सराउंड करता है, घेरता है। वो जंक्शन कौन सा है, तो एक हो जाएगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एक तरफ से, और एक तरफ से मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ पोस्टीरियर यूरेथ्रा के जंक्शन को क्या करेगा, सराउंड करेगा। तो पहला पॉइंट क्लियर। तो पहला हो गया आपका अपेक्स। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका बेस, ये हो जाएगा बेस। इसमें आप समझेंगे तो दिस वन विल बी द बेस, ये वाला हिस्सा बेस होगा। तो बेस कैसा है, ऊपर की तरफ है, बेस इज डायरेक्टेड अपवर्ड, ठीक है। स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो ये किसके साथ कंटिन्यूअस है, तो नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के साथ ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसका जो बेस है वो अपवर्ड है। फिर याद रखिएगा नेक ऑफ यूबी यूरिनरी ब्लैडर के साथ स्ट्रक्चरली कैसा हो जाता है, कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, समझ में है, ठीक है। तो इसमें आप समझते हैं, यहाँ पर हम देखें तो इसके ऊपर मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर है, इसके ऊपर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये इसका बेस हो गया। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका बेस वो अपवर्ड है, और किसके साथ कंटिन्यू हो जाएगा, स्ट्रक्चरली यूरिनरी ब्लैडर के साथ कंटिन्यू हो जाएगा। अब समझिएगा कि यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर और बेस के बीच में एक सर्कुलर ग्रूव है जो दोनों को अलग करेगा, ठीक है। इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सर्कुलर ग्रूव दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, सर्कुलर ग्रूव। और इस सर्कुलर ग्रूव में क्या रहता है, तो इस सर्कुलर ग्रूव में रहेगा वेन्यूल्स ऑफ द वेसाइकल एंड प्रोस्टेटिक प्लेक्सेस। वेन्यूल्स आएंगे, वेन के बहुत छोटे छोटे हिस्से जो कहलाएगा वेन्यूल्स। तो जो यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट ग्लैंड का बेस है, दोनों के बीच में एक सर्कुलर ग्रूव होगा। इस सर्कुलर ग्रूव में रहता है वेन्यूल्स, किसका वेन्यूल, वो वेन्यूल्स जो कहाँ से ड्रेन कर रहे हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, यूरिनरी ब्लैडर से। तो जब यूरिनरी ब्लैडर से वेन्यूल्स ड्रेन करेगा तो वो कहलाएगा क्या, आपका प्रोस्टेटिक वेन्यूल्स, और जब ब्लैडर से आएगा तो वो कहलाएगा वेसाइकल वेन्यूल। तो ब्लैडर से ड्रेन करने वाला वेन्यूल दैट इज द वेसाइकल वेन्यूल, और प्रोस्टेट ग्लैंड से ड्रेन करने वाला वेन तो जो कहलाएगा क्या, आपका प्रोस्टेटिक वेन्यूल। ये दोनों वेन्यूल्स कहाँ रहते हैं, इसी सर्कुलर ग्रूव पे रहेंगे, लॉज करेंगे, किसके किसके बीच में, यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट ग्लैंड के बेस के बीच में। तो ये हो गया इसका बेस। वापस देखें, बेस इज डायरेक्टेड अपवर्ड, structurally it will be continuous with the neck of the urinary bladder. There is a circular groove between urinary bladder and the base which will lodge, किसको लॉज करेगा, वेन्यूल्स, किसके वेन्यूल को, यूरिनरी ब्लैडर के वेन्यूल्स को, दैट विल बी नोन एज वेसाइकल वेन्यूल, और प्रोस्टेट के वेन्यूल्स को दैट विल बी नोन एज प्रोस्टेटिक वेन्यूल। सो इट इज ऑल अबाउट द बेस, अपेक्स एंड बेस ऑफ द प्रोस्टेट।